गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर डी एन गुप्ता। कैसे आप सब? और जैसे कि आप जानते हैं इस समय हमारी क्लास 11 की जो यूनिट 4 है प्लांट फिजियोलॉजी, उसका जो चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आप जानते हैं इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने टोटल 3 लेक्चर्स लगाए हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इस लेक्चर नंबर 4 में आज हम लोग बात करने वाले हैं लिंक रिएक्शन की। आपको पता है इस लेक्चर्स के पहले हम लोग ने बात करी थी ग्लाइकोलिसिस की। ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या किया था, वहां पर हमने एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को लिया था और 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल को हम लोग ने बनाया था। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितना था, 6 कार्बन कंपाउंड था और पायरुविक एसिड का एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंपाउंड होता है। तो हमने 2 मॉलिक्यूल बनाए थे पायरुविक एसिड के। लेकिन आपको पता है अगर कोई प्लांट सेल है और प्लांट सेल्स के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ये जो पायरुवेट है, ये जो पायरुविक एसिड है, इसका एसिटाइलेशन प्रोसेस होता है और ये एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। और फिर जब ये एसिटिल कोएंजाइम बन जाता है तो ही फिर ये क्रेब्स साइकिल में एंट्री कर पाता है। इसका मतलब क्या है कि एसिटिल कोएंजाइम ए का बनना एक लिंक रिएक्शन है। किसके बीच में? ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में। तो आइए आज इसी प्रोसेस को समझते हैं। मतलब समझते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, एसिटाइलेशन होता कैसा है और जो फैक्ट है क्रेब्स साइकिल से रिलेटेड, आज इनकी भी बात हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को। चलिए, तो सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टेप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन की। अगर इसका फर्स्ट स्टेप आप देखें तो फर्स्ट स्टेप में आपको पता है कि चाहे रेस्पिरेशन एरोबिक हो या एनारोबिक हो, दोनों का जो कॉमन पाथवे है, मतलब फर्स्ट जो प्रोसेस है वो ग्लाइकोलिसिस कॉमन होती है। और ये ग्लाइकोलिसिस कहां पर होती है? वो सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, चाहे केस प्लांट का हो चाहे केस एनिमल का हो। मतलब ग्लाइकोलिसिस इज जस्ट ए कॉमन प्रोसेस फॉर बोथ टाइप ऑफ सेल्स, वेदर इट इज द एनिमल सेल और प्लांट सेल। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग ने ग्लाइकोलिसिस करी। कहां पर करी? हमने साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस करी। आफ्टर दैट हमें क्या करना है? जब ग्लाइकोलिसिस करी हमने ग्लूकोज की और ग्लूकोज से हमने क्या बनाया? ग्लूकोज से हमने बनाया पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड कितना है? 3 कार्बन कंपाउंड है। इसके कितने मॉलिक्यूल हमने बनाए? 2 मॉलिक्यूल बनाए। तो अब ये पायरुविक एसिड का होगा एसिटाइलेशन, अर्थात पायरुविक एसिड से हम बनाएंगे एसिटिल कोएंजाइम ए, क्योंकि एसिटिल कोएंजाइम ही वो प्रोडक्ट है जो क्रेब्स साइकिल में एंट्री करेगा और क्रेब्स साइकिल को रन कराएगा। इसका मतलब क्या है कि एसिटिल कोएंजाइम ए का बनना ही जो प्रोसेस है किससे? पायरुविक एसिड से। दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिटाइलेशन प्रोसेस। ये प्रोसेस होती कहां पर है? एक डायरेक्ट क्वेश्चन तो नीट में यहां से आ सकता है। तो इसका सबसे अच्छा आंसर क्या होगा कि जो एसिटाइलेशन प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। और एसिटाइलेशन प्रोसेस को हम लिंक रिएक्शन कहते हैं या गेटवे रिएक्शन कहते हैं। गेटवे मतलब कोई गेट है, ये गेट तभी खुलेगा किसका? क्रेब्स साइकिल का, जब एसिटिल कोएंजाइम ए बन जाएगा। क्लियर है? तो एसिटिल कोएंजाइम ए को हमें बनाना है किस प्रोसेस से? एसिटाइलेशन प्रोसेस से। इसी प्रोसेस को हमें समझना है कि एसिटाइलेशन होता कैसे है। क्लियर है? थर्ड पॉइंट आप देखें कि इसको हम जो क्रेब्स साइकिल जो हम लोग स्टडी करेंगे इस सेशन के बाद, इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं या क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। और ये साइकिल कहां होती है? जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। देखो बेटा एक चीज याद रखिएगा कि जब आप क्रेब्स साइकिल पढ़ते हैं तो आपको पता है कि बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है कि वहां पर क्रेब्स साइकिल आप एसिटिल कोएंजाइम ए से स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एसिटिल कोएंजाइम ए से कभी भी क्रेब्स साइकिल स्टार्ट नहीं होती। एसिटिल कोएंजाइम ए का बनना मतलब जो एसिटाइलेशन प्रोसेस है वो गेटवे प्रोसेस है, वो लिंक रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल्स के बीच में। इसीलिए जब क्रेब्स साइकिल में पूछा जाता है कि कितने एटीपी बनते हैं तो आप बताते हैं 12 एटीपी, 12 एटीपी। क्योंकि हम एसिटाइलेशन प्रोसेस में जो NADH प्लस H प्लस बनता है उससे गेन होने वाले एटीपी की बात हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो क्रेब्स साइकिल का हिस्सा नहीं है। तो इस चीज को माइंड में आपको रखना है। क्लियर है? तो अब हम इसके बाद जब एसिटाइलेशन प्रोसेस कर लेंगे अर्थात एसिटिल कोएंजाइम ए बना लेंगे, तभी हम क्रेब्स साइकिल को रन करेंगे, जिसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। कहां रन करेंगे? तो रन करेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। फिर क्या होगा? जब हम
क्रेब साइकिल रन करेंगे तो आपको पता है हम वहां पर रिड्यूसिंग पावर बनाएंगे, NADH प्लस H प्लस बनाएंगे और FADH प्लस H प्लस बनाएंगे। इसको हम कहां ले जाएंगे, हम माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वहां पर ले जाएंगे और फाइनली उससे एक NADH प्लस H प्लस से 3 ATP बनाएंगे और FADH प्लस H प्लस से 2 ATP बनाएंगे। जबकि क्रेब साइकिल में आपको पता है सबस्ट्रेट लेवल का भी एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो अगर यहां पर देखिए कि 4 पॉइंट्स क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो क्रिस्टी में या जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वहां पर पाया जाता है और यहां पर जो हम एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। याद रखिएगा जब भी हम एटीपी का फॉर्मेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करेंगे तो हम इसको बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। लेकिन अगर एटीपी का फॉर्मेशन हम इन प्रेजेंस ऑफ लाइट कर रहे हैं जैसा हमने फोटोसिंथेसिस में किया था तो हम वहां पर बोलते थे फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो इस अंतर को आपको समझना होगा। ये एटीपी का फॉर्मेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, दैट इज व्हाई वी कॉल दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। बट इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस वी आर मैन्युफैक्चरिंग एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट इज व्हाई वहां पर हम क्या बोल रहे थे, फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये मेन अंतर है। क्लियर है बात। और यहां पर जो हम एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वहां पर हम मदद लेंगे F0 F1 पार्टिकल्स की जिसको हम ऑक्सीसोम के नाम से भी जानते हैं। तो प्रॉपर अगर आप एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट आप समझें कि एरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या क्या है तो आपकी चीजें आप ये सारी चीजें अब आपके सामने है। पहले हम ग्लाइकोलाइसिस करेंगे ग्लूकोज का, फिर ग्लूकोज से हम पायरुविक एसिड बनाएंगे, फिर हम उसका एसिटाइलेशन करेंगे मतलब एसिटिल को एंजाइम में कन्वर्ट कर देंगे। अब ऑक्सीजन उपस्थित है तो क्रेब साइकिल रन कर लेंगे और क्रेब साइकिल में उपस्थित जो हमने रिड्यूसिंग पावर बनाई है NADH प्लस H प्लस और FADH प्लस H प्लस उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ले जाके फाइनल हम ATP बना लेंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन। भाई रेस्पिरेशन हम क्यों करते हैं, हम सांस क्यों लेते हैं, इसलिए सांस लेते हैं कि जब ऑक्सीजन हम इंटेक करते हैं तो ये ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से सेल के अंदर पहुंचता है। तो सेल के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, हम ग्लूकोज का क्या करते हैं, प्रॉपर ऑक्सीडेशन करते हैं। तो जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसी से तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वही बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट सेल से हम एक्यूमुलेट करके फाइनल फिर ब्लड में ले आते हैं और फिर जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो वही कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर करते हैं। तो प्रॉपर जो आप रेस्पिरेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि हमें ऑक्सीजन इंटेक करना और CO2 बाहर निकालनी है। इसका मतलब क्या है कि जब हम ये क्रेब साइकिल रन करेंगे तो यहां पर भी हम डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आप देखो यहां पर हम ग्लाइकोलाइसिस का जो मॉलिक्यूल था वो उसका क्या था, C6H12O6 था। मतलब कार्बन यहां पर 6 थे, इन्हीं कार्बन को तो हमें निकालना है। तो इन्हीं कार्बन को किसके फॉर्म में निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म पे निकालेंगे। तो आप देखिए यहां पर जो ग्लूकोज है 6 कार्बन कंपाउंड है और जो पायरुविक एसिड है 2 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन पायरुविक एसिड आपका 3 कार्बन कंपाउंड है। इसके हम कितने मॉलिक्यूल बनाते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो अभी भी 6 कार्बन यहां पर है। लेकिन जब हम एसिटाइलेशन प्रोसेस करते हैं तो यहां पर एक जो है, चूंकि पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हैं तो एसिटाइलेशन प्रोसेस में 1 कार्बन मॉलिक्यूल निकलेगा। अब चूंकि 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल का हम एसिटाइलेशन कर रहे हैं तो 2 कार्बन यहां पर निकल जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। बचेंगे कितने, 4। अब जो 4 कार्बन बचेगा है ना, अब वो जो 4 कार्बन बचेगा उसको फिर आगे ले जाएंगे, वहां पर हम डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे। बात समझ में आ रही है। लेकिन चूंकि जब हम साइकिल को रन करते हैं क्रेब साइकिल में तो हम एक पायरुविक एसिड को कंसीडर करते हैं और पायरुविक एसिड कितना है, 3 कार्बन कंपाउंड है। तो 3 कार्बन कंपाउंड से जब 1 कार्बन निकलेगा तो जो एसिटिल कोएंजाइम है वो कितना होगा, एसिटिल कोएंजाइम में 2 कार्बन कंपाउंड होगा। मतलब अब एसिटिल कोएंजाइम के अंदर जो 2 कार्बन है जब हम क्रेब साइकिल में इसको ले जाएंगे तो ये 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स के रूप में बाहर आ जाएंगे। मतलब हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर देंगे कहां पर, क्रेब साइकिल के अंदर। और जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर देंगे और इसी प्रोसेस में हम क्या बना लेंगे, रिड्यूसिंग पावर NADH प्लस H प्लस FADH प्लस H प्लस और कुछ सबस्ट्रेट लेवल का एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे तो हमारा उद्देश्य क्या हो जाएगा पूरा। क्योंकि यहां पर जो रिड्यूसिंग पावर है उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ले जाके हम वहां पर फाइनल एटीपी को बना लेंगे। क्लियर है बेटा। चलिए थोड़े से प्रोसेस को और आगे बढ़ाते हैं। अगर इसको मैं एक समराइज वे में आपको बात करूं तो आपको पता है जो सबस्ट्रेट है वो जरूरी नहीं है कि एक ही हो ग्लूकोज हो।
आपको पता है अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो सबस्ट्रेट एक से ज्यादा हो सकता है। आप देखिए सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, सबस्ट्रेट फैट भी हो सकता है और सबस्ट्रेट प्रोटीन भी हो सकता है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की बात हो रही है। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट का मतलब अगर ग्लूकोज है तो हम उसका ग्लाइकोलिसिस करें, उससे पायरुविक एसिड बनाएं, पायरुविक एसिड का जब हम एसिटाइलेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा एसिटिल कोएंजाइम ए। मतलब एसिटिल कोएंजाइम ए एक कॉमन प्रोडक्ट है, अगर ये नहीं बनेगा तो आगे की क्रेब्स साइकिल रन नहीं करेगी। बात क्लियर है। ठीक वैसे आप फैट के केस में देखें, जब हम फैट का बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं तो फाइनली हम यहां पर भी एसिटिल कोएंजाइम ए बनाते हैं। ठीक वैसे जब हम प्रोटीन का डीएमिनेशन करते हैं तो भी हम एसिटिल कोएंजाइम ए बनाते हैं। मतलब क्या है कि एसिटिल कोएंजाइम ए का बनना मतलब जो एसिटाइलेशन प्रोसेस है इज जस्ट ए गेटवे फॉर द क्रेब्स साइकिल, या आप कह सकते हैं लिंक रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में। अब क्या होगा, जब हम एसिटिल कोएंजाइम तीन तरीके से बना रहे हैं, पहला बीटा ऑक्सीडेशन दूसरा और तीसरा डीएमिनेशन तीसरा, तो फाइनल जो प्रोडक्ट्स बन रहा है हम कहां पर एंट्री कर रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में एंट्री कर रहे हैं। तो फाइनल अब हम एरोबिक रेस्पिरेशन में एंट्री करेंगे तो साइकिल कौन सी रन करेगी, क्रेब्स साइकिल रन करेगी। अर्थात जो एसिटिल कोएंजाइम ए है, क्योंकि दो कार्बन कंपाउंड है तो यही दोनों कार्बन कंपाउंड दो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स के रूप में बाहर चला जाता है और हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर लेते हैं। और क्रेब्स साइकिल में फिर हम क्या बनाते हैं, हम रिड्यूसिंग पावर बनाते हैं। तीन मॉलिक्यूल NADH प्लस H+ के, वन मॉलिक्यूल FADH प्लस H+ का और एक डायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन कर लेते हैं सबस्ट्रेट लेवल पे। तो टोटल आप देखें, चूंकि आपको पता है कि एक NADH प्लस H+ से 3 ATP बनते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में और FADH प्लस H+ से 2 ATP बनते हैं, तो जो फाइनल गेन होगा क्रेब्स साइकिल में वो आपको 12 ATP मिलेगा। लेकिन अगर आप उसमें एसिटाइलेशन प्रोसेस भी जोड़ लेंगे तो फिर हम 15 ATP बोलेंगे। चलिए इसको हम बहुत समराइज वे में आपको आगे बताने वाले हैं। चलिए, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा समराइज वे में कि व्हाट इज द एसिटाइलेशन प्रोसेस एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोसेस, या प्रॉपर तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए, यस, अगर हम बात करें प्रॉपर एसिटाइलेशन प्रोसेस की, तो एसिटाइलेशन प्रोसेस जैसे कि मैंने आपको बताया ये कहां पर होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगी, पहली चीज। सेकंड पॉइंट, ये कनेक्टिंग लिंक है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल्स के बीच में। अगर एसिटिल कोएंजाइम ए नहीं बनेगा तो क्रेब्स साइकिल रन नहीं करेगी, याद रखिएगा। डीकार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब जब हम एसिटाइलेशन करेंगे, मतलब क्या है कि जब मान लीजिए ये पायरुविक एसिड है और इस पायरुविक एसिड से हम जब एसिटिल को एंजाइम ए बनाएंगे तो यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बाहर आएगा। क्योंकि पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड होगा वो कितना होगा, 2 कार्बन कंपाउंड होगा। इस चीज को माइंड में रखना है। तो यही कह रहा है कि डीकार्बोक्सिलेशन होगा और फॉर्मेशन होगा रिड्यूसिंग पावर का NADH प्लस H+ का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एंजाइम। यस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कौन सा एंजाइम एसिटाइलेशन प्रोसेस में काम करता है। तो देखिए भाई दोस्तों, यहां पर जो एंजाइम है हम उसको कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। क्यों, इसका नाम क्या है, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये क्या करेगा, डिहाइड्रोजिनेज करेगा। तो पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम याद करने का तरीका क्या है, क्योंकि पायरुविक एसिड का हम एसिटाइलेशन कर रहे हैं तो एंजाइम का नाम भी पाइरुवेट से स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि वहां से हम हाइड्रोजन निकाल रहे हैं इसलिए बोलेंगे पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेशन। भाई जब हाइड्रोजन निकालेंगे तभी तो NAD प्लस H+ में कन्वर्ट होगा। क्लियर है। तो यहां पर जो एंजाइम लग रहा है वो है पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज। और माय डियर स्टूडेंट, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि इस एंजाइम में क्या कौन सी चीजें होती हैं। तो याद रखिएगा, ये जो एंजाइम है पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज, इसमें होता है लिपोइक एसिड, थाइमीन पाइरोफॉस्फेट जिसको बोलते हैं TPP, और थर्ड होता है NAD भी इसमें होता है, और कोर एंजाइम में। मतलब ये 4 चीजें मिलके पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम बन रहा है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके नीट 2021 के लिए। यहां से क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट यहां से फ्रेम्ड हो सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि जो पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है ये 4
इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है कौन कौन से? पहला है लिपोइक एसिड, सेकंड है थाइमिन पायरोफॉस्फेट जिसको हम शार्ट में बोलते हैं टीपीपी, थर्ड है हमारा NAD+ एंड फोर्थ है हमारा कोएंजाइम ए। अब जरा हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि एसिटाइलेशन प्रोसेस में हम कर क्या रहे हैं। चलिए, अब एसिटाइलेशन प्रोसेस में जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि ग्लाइकोलाइसिस से हमने क्या बनाया है? पायरुविक एसिड बनाया है, पायरुवेट बनाया है। अब आपको पता है पायरुवेट से हमें क्या बनाना है? हमें एसिटिल कोएंजाइम ए बनाना है। और मैंने आपको बताया था कि जो एसिटाइलेशन प्रोसेस होती है वो कैसी है? एक डीकार्बोक्सिलेशन है, क्योंकि यहां पर एक कार्बन का मॉलिक्यूल हमें निकालना है। पायरुवेट कितना है? आपका 3 कार्बन कंपाउंड है, तो यहां पर एक कार्बन तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म पे निकल गया, बचे कितने? 2 कार्बन। तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा एसिटिल कोएंजाइम ए कितना होगा? 2 कार्बन कंपाउंड होगा। दूसरी चीज मैंने क्या बताई? क्योंकि डिहाइड्रोजिनेज यहां पर एंजाइम लग रहा है, यस, तो इसकी वजह से जो NAD+ है वो H+ को रिड्यूस करेगा और NAD H+ में कन्वर्ट हो जाएगा। और फाइनल एक और क्या होगा? यहां पर कोएंजाइम ए एंट्री करेगा और फाइनल जो पायरुवेट है इसको हम एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप प्रॉपर देख पा रहे हैं यहां पर क्या क्या चीजें हो रही है। पहले तो ये हो रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है, मतलब एक कार्बन का मॉलिक्यूल कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 कार्बन है तो रिजल्टेंट में कितने बनेंगे? 2 कार्बन बनेंगे। दूसरा क्या हो रहा है कि NAD+ हाइड्रोजन को रिसीव कर रहा है और NADH+H+ में कन्वर्ट हो रहा है। और तीसरा हो रहा है कि कोएंजाइम में यहां पर एंट्री कर रहा है और इसके साथ जुड़ जा रहा है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट फाइनल बन रहा है, रिजल्टेंट प्रोडक्ट, वो बन रहा है एसिटिल कोएंजाइम ए। अगर हम इसको स्टेप में समझें, अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में और स्टेप में समझें तो आपको यहां पर यह समझ में आएगा कि इस कन्वर्जन में जो पायरुवेट है वो एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है और प्रत्येक पायरुवेट जो मॉलिक्यूल्स है वो लॉस करता है 1 कार्बन का। इसी वजह से तो देखो यहां पर पायरुवेट आपका 3 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन यहां पर जो रिजल्टेंट कंपाउंड है एसिटिल कोएंजाइम ए वो 2 कार्बन कंपाउंड आपको दिख रहा है, इसी वजह से। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है कि जब हम ब्रेक डाउन करते हैं किसका? पायरुवेट का, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसफर्ड होते हैं NAD+2, जिसकी वजह से NADH प्रोड्यूस होता है। आप हम यहां पर इलेक्ट्रॉन लिखा है, लेकिन आपको पता है यहां पर H डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस है, यहां पर H+ बाहर आते हैं और H+ को ये रिड्यूस करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन द फाइनल स्टेप ऑफ ब्रेकडाउन, जब हम फाइनल स्टेप ब्रेक करते हैं ब्रेकडाउन किसका? पायरुवेट का, तो हमें एक एसिटिल ग्रुप को भी ट्रांसफर करना होता है, अर्थात यही एसिटिल कोएंजाइम ए को ट्रांसफर करना होता है टू कोएंजाइम ए टू प्रोड्यूस एसिटिल कोएंजाइम। तो यही वो फाइनल स्टेप है जो मैंने आपको बहुत डीप तरीके से यहाँ पे समझाया है। तो आइए माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स जो हमारे क्रेब्स साइकिल से रिलेटेड है, क्योंकि आगे हम लोग रन करने वाले हैं क्रेब्स साइकिल को। तो पहला पॉइंट कहता है कि क्रेब्स साइकिल की डिस्कवरी किसने की? तो डिस्कवरर आपको पता है, दिस साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाय H.A. क्रेब्स, और इन्हीं के नाम पर जो हम साइकिल बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, इन्हीं साइंटिस्ट के नाम से बोलते हैं। सेकंड पॉइंट, एंजाइम साइट एक्सेप्शन। जो क्रेब्स साइकिल में आपको पता है सारे के सारे एंजाइम हम बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होते हैं। अगर आप बात करें तो सपोज दैट ये हमारा क्या है? ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। तो जनरली हम जानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का ये जो मैट्रिक्स भरा है इसमें क्रेब्स साइकिल के सारे एंजाइम होते हैं, लेकिन इसमें एक ऐसा एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है और उसके बारे में पूछा जाता है, इसलिए एंजाइम का साइट एक्सेप्शन भी है। और वो एंजाइम क्या है, यहां से एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन बन सकता है माय डियर स्टूडेंट, और उस एंजाइम का जो नाम है वो है सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। यही वो एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ना पाके माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में आपको देखने को मिलता है। बाकी के सारे एंजाइम आपको कहां मिलेंगे? वो मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, एक्सेप्ट सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। क्लियर है? क्रेब्स साइकिल की स्टार्टिंग कहां से होती है? वो तो मैं बार बार आपको बताता हूं कि क्रेब्स साइकिल की स्टार्टिंग कहां से होगी, जब फॉर्मेशन हो जाएगा साइट्रिक एसिड का, या जिसको हम बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, एक ऐसा एसिड जिसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप होते हैं, TCA जब बनता है, और जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है, मतलब फॉर्मेशन हो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का और कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद हो, इन दोनों का कंडेंसेशन होगा
ऑक्जेलोएसिटिक एसिड और एसिटिल कोएंजाइम ए का कंडेंसेशन होगा और फाइनली हम क्या बनाएंगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां से हमारी क्रेब साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? क्योंकि आपको पता है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड कितना है, 4 कार्बन कंपाउंड है, और जो ये जो साइकिल की स्टार्टिंग हम कर रहे हैं गेटवे रिएक्शन में, जो हमने एसिटिल कोएंजाइम में बनाया था वो क्या था, कितना था, 2 कार्बन कंपाउंड है। तो 2 कार्बन कंपाउंड और 4 कार्बन कंपाउंड जब ऑक्जेलोएसिटिक एसिड मिलेगा तो 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा, जिसको हम बोलेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसमें कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे, 3 ग्रुप होंगे। दैट इज व्हाई क्रेब साइकिल को हम बोलते हैं टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ऑक्सीडेशन, अगर हमको ऑक्सीडेशन ही तो हम कर रहे हैं, हम जितना भी कार्बन का मॉलिक्यूल है वो क्रेब साइकिल में निकाल रहे हैं, बचा कितना है भाई, एसिटिल कोएंजाइम ए में 2 ही कार्बन के मॉलिक्यूल तो बचे हैं। तो जब आप क्रेब साइकिल में देखेंगे तो आप 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को बाहर निकालेंगे और फुली ऑक्सीडाइज हम कर लेंगे किसको, ग्लूकोज को, जो हम पार्सली कर पाए थे ग्लाइकोलिसिस पे, कुछ हमने किया था एसिटाइलेशन प्रोसेस में, और फाइनल हमने कर लिया क्रेब साइकिल में। मतलब 6 के 6 कार्बन को हमने बाहर निकाल दिया इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर है बेटा? तो ऑक्सीडेशन अकर्स इन 4 साइट्स इन क्रेब साइकिल। क्योंकि आप पायरुविक एसिड के हम 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, है ना, तो अगर हम 2 मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल है, तो निश्चित रूप से बोलेंगे कि 4 जगह हम कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से आपने फैक्ट देखे जो क्रेब साइकिल से रिलेटेड है। चलिए अब अगर हम बात करें कुछ और फैक्ट्स की, ये फैक्ट्स क्या कहते हैं, इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटाबॉलिक पाथवे। यस, एक्चुअली क्या है कि क्रेब साइकिल को आप एम्फीबॉलिक पाथवे भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एनाबॉलिज्म भी होता है और कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है। आप देख रहे हैं पायरुविक एसिड, आप देख रहे हैं एसिटिल कोएंजाइम को क्या करते हैं, हम ब्रेक डाउन करते हैं, उससे हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। लेकिन चीजें बना भी तो रहे हैं, चीजें बन भी तो रही हैं, तो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों पाथवे है क्रेब साइकिल। लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटाबॉलिक पाथवे है, क्योंकि हमें ऑक्सीडाइज ही तो करना है एसिटिल कोएंजाइम को इन कंपेयर ऑफ अदर ऑल कैटाबॉलिक प्रोसेस। अगर कंपैरिजन करें तो बहुत इंपॉर्टेंट कैटाबॉलिक प्रोसेस है। Actually, Krebs cycle does not have only catabolic nature, but it also show anabolic reaction. That is why we call this cycle amphibolic cycle. बताया ना मैंने इसमें, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में चीजें बनती हैं, कैटाबॉलिज्म हम तोड़ते हैं, और दोनों को अगर हम कॉम्बिनेशन कर लें तो हम इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्लियर है बेटा? तो ये क्या है, एम्फीबॉलिक साइकिल है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉमन पाथवे है फॉर ऑल द 3 न्यूट्रिएंट्स। क्यों कॉमन पाथवे है? आप देख रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स का जब हम ग्लाइकोलिसिस कर रहे थे, तो ग्लाइकोलिसिस करके हमने पायरुविक एसिड बनाया, पायरुविक एसिड को हमने एसिटाइलेशन प्रोसेस में डाला, एसिटिल कोएंजाइम में बनाया। तो कार्बोहाइड्रेट में भी ऐसा किया। फैट में क्या कर रहे थे, बीटा ऑक्सीडेशन कर रहे थे, और बीटा ऑक्सीडेशन करके फैट का हम किसको बना रहे थे, एसिटिल कोएंजाइम में बना रहे थे, तो फैट के लिए भी कॉमन हो गया। और तीसरा हमारा आता है प्रोटीन, प्रोटीन का हम डीएमिनेशन कर रहे थे। तो अब देखिए तीनों जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो फैट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, तीनों के तीनों के लिए अगर एरोबिक रेस्पिरेशन करना है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है, तो क्रेब साइकिल से ही उसको गुजारना होगा। तो इसलिए कॉमन पाथवे हम बोलते हैं 3 न्यूट्रिएंट्स, वही ग्लूकोज, प्रोटीन और फैट के लिए, वेदर इट इज द प्रोटीन हो, फैट हो या कार्बोहाइड्रेट हो। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट सारे फैक्ट्स जो हमारे एसिटाइलेशन प्रोसेस से रिलेटेड है, वो सारे फैक्ट जो क्रेब साइकिल से रिलेटेड है, इन सभी की बात हम लोग ने करी। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर क्रेब साइकिल की। वहां पर टाइम हम लोग वेस्टेज नहीं करेंगे, डायरेक्ट आ जाएंगे क्रेब साइकिल के एक एक स्टेप को समझेंगे। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो आपको करना क्या है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। जो बच्चे यहाँ पर नए हैं उनको मैं 3 रास्ते बता देता हूँ, जिससे आप मेरे आने वाले लेक्चर्स और जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वो रास्ते क्या है? पहला रास्ता तो ये है कि आप गूगल प्ले स्टोर में जाके हमारे जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए, नाम लिखा है डीएनसी माई एजुकेशन केविन मीडिया। दूसरा रास्ता है कि टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिए, यहाँ पर हमारा चैनल बना हुआ है डॉक्टर डीएन गुप्ता फॉर नीट, इसके थ्रू जुड़ जाइए। और तीसरा सबसे बेहतरीन रास्ता है कि अगर अभी ये लेक्चर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अभी से अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको very much to all of you my dear students. We will meet again in next lecture with new topic, and topic will be Krebs cycle. Bye bye, see you.